जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 91। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। रीडिंग करने के लिए आपको दे दिया था, उम्मीद है आपने रीड कर लिया होगा, लेकिन इसको हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आपको बता रहा है कि जो पाकिस्तान का आइन है, देखिए जिस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स के मुताबिक चलती है, तो कोई आपने कंपनी चलानी हो, उसके कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स के मुताबिक चलेगी। कोई बिजनेस हो, कुछ रूल्स के मुताबिक चलता है। उसी तरह एक मुल्क का जो निज़ाम है, ये भी कुछ रूल्स के मुताबिक चलता है, क्योंकि जहाँ पे करोड़ों लोग रहते हों वहाँ पे उनको इंतज़ामी अमूर, उनके मामलात को संभालना, बहुत से डिस्प्यूट राइज होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस के दरमियान में इंटरनल इश्यूज अराइज होते हैं। इन सब को मैनेज करना एक मुश्किल काम है। तो आईने पाकिस्तान क्या करता है, ये पूरे मुल्क पाकिस्तान ने किस तरीके से चलना है, हर कितने इदारे होंगे, हर इदारे की क्या जिम्मेदारियां होंगी, उन सब को डिस्कस करता है, ताकि पूरे मुल्क का निज़ाम इस आइन के मुताबिक चले। और अगर हर सिटीज़न, हर गवर्नमेंट इस कानून के मुताबिक अमल करे तो अच्छे तरीके से मुल्क चलेगा। और अगर इस कानून, इस आइन के मुताबिक कोई काम नहीं करता, इसका मतलब है मुल्क के निज़ाम में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कंप्लीट नाम है आइन के मुताबिक। तो ये आइन ये हमें क्या बताता है कि मुल्क का निज़ाम किस तरीके से चलना है। आइन पाकिस्तान क्या बताता है हमें? मुल्क का निज़ाम किस तरीके से चलना है। क्या ये 2-4 लोगों की मर्जी से चलना है, ये इस आइन के मुताबिक चलना है? आइन के मुताबिक, आइन ये कहता है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। ये लॉ ऐसा है जो सबसे सुप्रीम है, यानी जितने भी लॉ पाकिस्तान में बनेंगे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंडर बनेंगे। ठीक है, इसके सुप्रीम होने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जो आइन के, ये आइन पाकिस्तान की, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के किसी भी प्रोविजन के अगेंस्ट है, तो फिर आइन पाकिस्तान प्रिवेल करेगा, इसकी बात मानी जाएगी। आइन का जो कानून बना है इसके अंडर, वो अगर इससे मुतसादिम है, इसके अगेंस्ट है, उसको नहीं माना जाएगा। किसको माना जाएगा? आइन को माना जाएगा। ठीक है, द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात कह रहे हैं, पाकिस्तान में जो कानून साजी है वो पार्लियामेंट ने करने हैं, और पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाने हैं वो आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बनाने हैं। पार्लियामेंट के, हाँ, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया भी पार्लियामेंट ने, और इसको अगर चेंज भी करना है तो किसने चेंज कर सकते हैं? पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। अब पार्लियामेंट में कौन कौन लोग शामिल हैं, कि चेंज कैसे होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ आईने पाकिस्तान की डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये आईने पाकिस्तान कब बनाया गया था? पार्लियामेंट ने कब बनाया था? 1973 में। और बता सकते हैं 1973 में किसकी गवर्नमेंट थी? मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी। हाँ जी, जुल्फकार अली भुट्टो की थी। 73 में जब ईस्ट पाकिस्तान लहदा हुआ था, उसके बाद। ठीक है, उधर शेख मुजीबुर रहमान और इधर जुल्फकार अली भुट्टो। वो तो उसके बाद फिर ज़ियाउल हक साहब आए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रीएम्बल 12 पार्ट्स, 280 आर्टिकल्स एंड 5 शेड्यूल्स। वो कहता है ये आइन को अगर आप पढ़ें, ये छोटी सी किताब है, लेकिन इसमें जो असूल लिखे हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान पे नाफिजुल अमल है। इसको अगर आप देखिए, इसमें प्रीएम्बल यानी एक डिबाचा, जैसे ना स्टार्ट में इंट्रोडक्शन कह लें, इंट्रोडक्शन होगा, इसके 12 पार्ट्स हैं, यानी आइन को 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हर हिस्सा अलहदा से किसी खास सेक्शन को डिस्कस कर रहा होगा। 280 आर्टिकल्स, हर पार्ट के अंदर कुछ पैराग्राफ, आर्टिकल्स मींस पैराग्राफ मौजूद होते हैं हर पार्ट के अंदर। 12 पार्ट्स के अंदर 280 आर्टिकल्स है। किसी पार्ट के अंदर कम आर्टिकल्स होंगे, हो सकता है 10-12 हो, किसी पार्ट के अंदर हो सकता है 20-25 हो। मिल मिला के 12 पार्ट्स में टोटल आर्टिकल्स या पैराग्राफ कितने हैं? 280, जिसकी समरी हम पढ़ेंगे।
एंड 5 शेड्यूल्स। और जब ये आर्टिकल ये खत्म हो जाता है उसके बाद 5 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल समझ लीजिए पेंडेक्स जैसे होता है ना, पेंडेक्स, कि जब आप पूरा काम कर लेते हैं उसके बाद कोई चीज़ रह जाए आपने सफ़ा ऐड करना हो तो पेंडेक्स वगैरह ऐड करते हैं, तो पेंडेक्स भी हैं। कितने पेंडेक्स हैं? 5, जिन्हें शेड्यूल कहा जाता है। प्रिएम्बल में यानी जो स्टार्टर है आइन का, उसमें उन्होंने बताया कि इस आइन की ज़रूरत क्या है और ये क्यों बनाया गया है। इट स्टेट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका मकसद बताता है आइन का, प्रिएम्बल, कि क्या मकसद है, तो कि ताकि मुसलमान अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारे और जो नॉन मुस्लिम है मिनॉरिटीज़ वो अपने अपने रिलीजन और कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, यानी इसका मतलब आइन में ना सिर्फ ये कि मुसलमान है, नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। फिर इसके बाद इट आल्सो गारंटी सेफ गार्डिंग ऑफ फंडामेंटल एंड सॉवरेन राइट्स, सेफ गार्डिंग ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये इस चीज़ की भी गारंटी करती है कि जितने भी लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं, रियासती हकूक़ हैं, उनकी हिफाजत की जाएगी। ठीक है, और उनको वो हकूक़ प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर कोई डिप्रेस्ड क्लास है तो उसके हकूक़ की भी जिम्मेदारी हुकूमत के पास है। आइन उनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है। जैसे घरों में काम करने वाले मुलाजमीन है, डिप्रेस्ड क्लास है ना, या फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग, क्या इनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ आइन करता है, जिम्मेदारी रहता है? बिल्कुल, आइन इनके हकूक़ की भी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रहता है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस होगी, अदलिया जो है आज़ाद होगी। आज़ाद का मतलब क्या, वो अपनी आज़ादी से जो मर्जी फैसला कर लें, आज़ाद हैं, यानी किसी के दबाव में नहीं है, जो उन्हें अच्छा लगेगा वो फैसला करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं पार्ट्स की तरफ। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस आज के लेक्चर में कंसेप्ट कोई नहीं है। यानी अगर आप मेरे से पूछें ना सर ये क्यों है या ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये पढ़ा सकता हूं और आईक्यू भी यही टेस्ट करेगा कि आइन में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस में ये नज़र क्यों नहीं आती, ये इसका जवाब मेरे पास नहीं। हाँ जी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या कह रहा है, नेम ऑफ कंट्री, इस मुल्क का पूरा नाम क्या होगा? रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अच्छा ये पेपर, अच्छा सुन ले, क्या ये पेपर में आते हैं? नहीं, ये मैं सिर्फ अपना और आपका वक्त ज़ाया करने के लिए पढ़ा आते हैं। आपको पूछना चाहिए था पेपर में ये कैसे टेस्ट होगा, वो मैं बता देता हूँ। फिर से पूछे, ये याद करना तो काफी, टेस्ट कैसे करेगा सुन लें। 2 तरीके से टेस्टिंग करेगा ये आईने पाकिस्तान। अगर आप देखें, वो भाईजान देखे इसको घबरा गए हैं, वो कह रहे हैं सर क्या ये हमने याद करने हैं? वो इतने ज़्यादा तो याद, और मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर ही उन्होंने बता दिया सर इतने ज़्यादा याद करना तो मुश्किल है हमारे लिए। 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक, आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल दे के पूछ सकता है कि बताइए, एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज की शक्ल में क्वेश्चन पूछ सकता है, या रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ सकता है, केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहली चीज़, एमसीक्यूज के क्वेश्चन में टेस्टिंग कैसे कर सकता है, वो किसी भी, जैसे ये इसने ये पार्ट 1 है, इसमें 6-7 उसने इंफॉर्मेशन बताई है जो कि पार्ट 1 में इंक्लूडेड है। वो कहेगा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is not included in introductory part of Constitution of Pakistan, not included। फिर क्या करेगा, 3 इंफॉर्मेशन इसमें से उठाएगा, 4th इंफॉर्मेशन अगले वाले किसी पार्ट से उठा के कहेगा बताओ। तो अगर आपने कंसेप्ट पकड़ा होगा ना, कंसेप्ट देखा कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या क्या चीजें हैं, तो फिर आप जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसको आसानी से पिक कर लेंगे। एक इस तरीके से टेस्टिंग, एक वाइस वर्सा टेस्टिंग कर सकता है। क्या कि इस पार्ट में से कोई एक लाइन उठाइए, एवरी सिटीजन हैज राइट टू एंटर इनटू एनी लॉफुल प्रोफेशन और बिजनेस,
और फिर आपसे पूछेगा बताइए ये राइट किस पार्ट में डिस्कस किया गया है, 4 पार्ट दे देगा। कंसेप्ट सेम है, टेस्टिंग का तरीकाकार फर्क है। क्लियर? तो पहली चीज तो ये कि एमसीक्यूज की शक्ल में पूछेगा, उसमें अगर आपने इसको 3-4 दफा पढ़ा है तो अंदाजा हो जाता है कौन सी इंफॉर्मेशन किस पार्ट में लिखी गई है। क्योंकि ये जो हेडिंग है ना, हेडिंग, इस हेडिंग में और ये जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है इसमें एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। इंफॉर्मेशन में और हेडिंग इंडिकेट कर रही होती है कि इस पैराग्राफ के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर होगी। दूसरा तरीका टेस्टिंग का ये हो सकता है कि वो आपसे कोई एक पार्ट एग्जाम में दे के पूछे बताइए इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। ऐसी सूरत में आपने उस पैराग्राफ के जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड करने होंगे, लेकिन ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। पहले वाला काम आसान था, उसमें सिर्फ आपने 2-3 दफा रीडिंग की हो ना, आपको पता चल जाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस पार्ट में इंक्लूडेड है। लेकिन ये जो याद करने वाला है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपने करना ये है कि हर पार्ट में से 2-3 पॉइंट सिर्फ याद कर लें। हर पार्ट में 2-3 पॉइंट्स याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन उसने पूछा तो उम्मीद है कि 3 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपको हर पार्ट के 3-3 पॉइंट्स भी याद हैं आप उसको निकाल लेंगे। क्लियर? तो 100% इसको याद करना ज़रूरी नहीं, आपने पढ़ना कंप्लीट है 2-3 दफ़ा। तैयार कैसे करना सुन लें। स्टेप नंबर 1, 2-3 दफ़ा इस पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। स्टेप नंबर 2, हर पार्ट में से 3-3 पॉइंट्स याद कर लीजिए। और आप जब एक दफ़ा रीडिंग कर लेंगे ना, उसके बाद देखेंगे कि याद हो जाते हैं। इतने भी मुश्किल नहीं है कि आपको याद ही ना हो सके। ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, क्या इंफॉर्मेशन है? मुल्क का नाम क्या होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने टेरिटरीज होंगी? 4 प्रोविंस होंगे। फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और फाटा। अच्छा, अब इसमें गिलगित बिल्तिस्तान का जिक्र नहीं है, वो शायद अभी आइन में तब्दीली इंतज़ामी लिहाज से तो उसको सूबा बना दिया गया है, शायद आइन में भी तब्दीली होना बाकी है, वरना असूली तौर पे यहाँ पे गिलगित बिल्तिस्तान भी आना चाहिए था। बहरहाल रिलीजन क्या होगा? इस्लाम। सेकंड, पाकिस्तान के 4 सूबे होंगे और इस्लामाबाद भी है, इस्लामाबाद किसी सूबे का हिस्सा है। और फाटा जी, फाटा ये हमारे फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज हैं, जिनको कुछ आपने इलाका गैर का कभी नाम सुना होगा नहीं। ये पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जो हम पाकिस्तान का हिस्सा शो करवाते हैं, लेकिन उनमें कबाइल होते हैं और वो अपने कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, हाँ, एजेंसीज वगैरह, उन्हें हम इन शॉर्ट फाटा कहते हैं। कबाइली इलाका जात, शाबाश, बेहतरीन। रिलीजन ऑफ ए स्टेट शैल बी इस्लाम। स्टेट शैल इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी किसी किस्म की, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ना मिनॉरिटीज की ना किसी और बेसिस पे। इट इज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू गेट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हर एक का ये हक होगा, हर इंडिविजुअल का, कि वो कानून की मदद हासिल करे। ठीक है, अगर किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगा हुआ है तो उसका ये हक है कि क्या करे? कानून की मदद हासिल करे। बस ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं मैं करना चाहता, वरना मुझे ना जरूरत पड़ जाए कानून की मदद हासिल करने। हाँ, बस इतना काफ़ी है। एवरी सिटीजन शुड बी लॉयल टू स्टेट एंड लॉ अबाइडिंग। हर सिटीजन लॉयल होगा स्टेट के साथ, वफादार होगा पाकिस्तान का, और लॉ अबाइडिंग सिटीजन होगा, कानून को मानने वाला, कानून पे चलने वाला, कानून को तोड़ने वाला नहीं। ठीक है। इट डिफाइंस हाई ट्रीजन एंड इट्स पनिशमेंट। हाई ट्रीजन, बगावत, ये कानून ये भी बताता है किस चीज को संगीन गद्दारी कहा जाएगा, समझा जाएगा, और इसकी सजा क्या होगी। जैसे वो कहता है जिसने कानून शिकनी, आइन शिकनी की, आइन को तोड़ा
संगीन गद्दारी, और किसी एक को संगीन गद्दारी के जुर्म में सजा भी मिली हुई है। वो एक जज ने सजा सुनाई थी, याद है? छोड़े। एज इट्स पनिशमेंट, इसकी सजा क्या होगी? ठीक है भाई, क्लियर? ये बातें कुछ 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 लिंक हुई। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बताइए फिर क्या करना है। नाम होगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। टेरिटरीज क्या होंगी? 4 प्रोविंसेस, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और फाटा, शाबाश। इसके अलावा रिलीज, एवरी सिटीजन शैल बी लॉयल टू स्टेट एंड शैल बी लॉ अबाइडिंग। फिर इसके बाद हाई ट्रीजन, ये वो सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि संगीन गद्दारी कब समझा जाएगा किसी ने की, और इस संगीन गद्दारी की सजा क्या होगी। भाई क्लियर ये इंट्रोडक्टरी? इसके बाद आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी एट लार्ज जो है, इसके फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे? यानी सोसाइटी किन लोगों से मिलकर बनती है? सिटीजन से। इसमें मेरे और आपके कानूनी और आईनी हकूक का जिक्र करने लगा। अब ये चूंकि जिम्मेदारी स्टेट की है, हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की। तो पहले स्टेट को डिफाइन कर रहा है। इट डिफाइन स्टेट। स्टेट मीन्स पार्लियामेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी जो सूबाई हुकूमत है, जो वफाकी हुकूमत है, जो पार्लियामेंट में सेनेटर्स MNAs बैठे हैं, हमारे आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना इनकी जिम्मेदारी। स्टेट में ये सारे शामिल है। स्टेट से में कौन कौन लोग शामिल है? पार्लियामेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और चूंकि ऊपर वो कह चुका है एवरी सिटीजन शुड बी लॉयल टू स्टेट, तो इसका मतलब ये हुआ आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ लॉयल होना है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ लॉयल होना है, हर MNA के साथ, हर MPs के साथ लॉयल होना है। Any law which is inconsistent with fundamental rights shall be void। ऐसा कोई भी कानून जो कि बुनियादी हकूक के खिलाफ होगा वो वाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा कानून पास कर दिया जाए कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करे तो उसके पास अपने वकील से राबता करने का कोई इख्तियार नहीं होगा। क्या ये क्यों वाइड क्यों होगा? उसका हक है। कहाँ लिखा है उसका हक है? आईने पाकिस्तान के किस पार्ट में? हाँ जी, शाबाश, पार्ट 1 में लिखा हुआ है। इट इज राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू गेट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। चलिए फिर जी, स्टेट भी बिल्कुल, इवन स्टेट भी ऐसा कानून पास नहीं कर सकती जो कि आइन के खिलाफ हो। हाँ, उसके लिए आइन को बदलना पड़ेगा। आइन को बदल लें, उसके बाद जो मर्जी कानून, आइन को बदल के फिर चाहे जो मर्जी कर लें, हालात खराब है। इट डिफाइन प्रोसीजर रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्या कह रहा है कि अगर किसी को अरेस्ट करना है, डिटेन करना है, अपने पास उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। आपको वो सारे कानूनी आईनी तकाजे पूरे करते हुए उसको गिरफ्तार करना होगा। दूसरा पॉइंट कौन सा बताते थे? फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई भी कानून होगा वो वाइड होगा। फंडामेंटल राइट्स, स्लेवरी, चाइल्ड लेबर एंड फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। आप किसी को अपना गुलाम नहीं बना सकते, कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते। बच्चों से क्या उसे कहते थे? जबरी मुशक्कत नहीं कर सकते, बच्चों से मुशक्कत नहीं करवा सकते। ठीक है, वो इलीगल है। फिर एवरी सिटीजन हैज राइट टू एंटर इनटू एनी लॉफुल प्रोफेशन और बिजनेस। हर सिटीजन का राइट है कि वो पूरे मुल्क में किसी भी जगह जाके कोई भी बिजनेस कर सकता है। किसी कोई दूसरे सूबे से अगर कोई किसी पहले सूबे में आता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, और इसी तरह एक सूबे से दूसरे सूबे में जाए। कोई भी सिटीजन हो पाकिस्तान का, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में लीगल बिजनेस कर सकता है, उसको इजाजत है।
फिर इसके बाद स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। स्टेट की जिम्मेदारी है कि सारे बच्चों को मुफ्त तालीमी सहूलियात फराहम करेगी। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, अमेरिका की कुछ स्टेट में शायद अब भी है, वरना कुछ अर्सा 50-60 साल पहले तक ये ऐसे होता था, कुछ ऐसा 50-60 या उससे ज़्यादा साल हो शायद, कि जिस जगह पे वो काले और गोरों के लिए अलग-अलग जगह बनाई होते थे और वहाँ पे लिखा होता था कि ये गोरों के लिए जगह, इधर काले नहीं। इवन उनके जो पब्लिक पार्क्स होते थे वहाँ पे भी इस तरह उन्होंने सेपरेट अरेंजमेंट किए होते थे। हालांकि पैसा तो पब्लिक एट लार्ज का है ना, तो पाकिस्तान में वो कह रहे ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और कोई भी सिटीजन किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है। स्टेट विल फॉस्टर गुडविल एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग ऑल नेशन। स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि सारे मुल्कों के साथ फ्रेंडली अपने रिलेशंस रखें। कुछ समझ आई बात की? जी मेरे भाई, कौन सी बात पूछ रहे हैं? फिफ्थ, हाँ जी। अगर स्टेट किसी भी मतलब बिजनेस को या बहुत सारे बिजनेसेस को पब्लिक कर दे, प्राइवेट बिजनेस उन्हें पब्लिक कर दे, तो ये इसकी वायलेशन होगी या ये नहीं, कोई भी लॉफुल प्रोफेशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन या बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, कोई भी काम कर सकते हैं, स्टेट को कोई नहीं, कोई आपको रोक नहीं सकता। जी, फोस्टर का मतलब है प्रमोट करेगी। फोस्टर प्रमोट करेगी गुडविल एंड फ्रेंडली रिलेशंस, के पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों कौम के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसको कौन लीड करेगा? फेडरल गवर्नमेंट को कौन लीड करेगा? दो लोग लीड करेंगे, एक प्रेसिडेंट और एक पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट क्या है मेरे भाई को? मेरा भाई बता ना, क्या कोई कानूनी नुक्ता आ गया आपके जहन में? ये कहता है किताबी बातें, तो ठीक है किताबी बातें, या तो आगे पेपर तो किताबी बातों से बनाना है, तो क्या करें, पढ़नी पड़ेगी ना। किताबी बातें हैं, पहले मैंने कह दिया। अब तू फिलोसफर मेरा भाई क्यों बन रहा है इतना? है आर्मी अगर किसी बंदे वो आर्मी कानून नया पास हुआ, पता नहीं तुझे 2 साल कैद हो जाएगी। सर मैंने बताया किताबी बातें बगैर वजू के नाम ले लिया इसने। क्या करते हैं पांडे जी? पांडे जी ने खुद निकल जाना है, हमें मरवा देंगे। भाईजान इधर है, किधर है प्रेसिडेंट? द सेक्शन डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है सेक्शन? ये एलिजिबिलिटी, टर्म्स ऑफ ऑफिस, पावर्स, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके पास कितनी पावर्स होंगी, उसको रिमूव किया करना है तो कैसे किया जाएगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिमिटेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, क्या काम नहीं कर सकता। जैसे इसने कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के मुताबिक काम करना है, फेडरल कैबिनेट के मुताबिक। अब ये फेडरल कैबिनेट क्या होती है, ये कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। काबीना सुना है? काबीना, हाँ, तो जो सदर है इसने काबीना और वजीर आजम की एडवाइस के मुताबिक काम करना है। तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में कौन दो चीजें हैं? प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? कह रहे हैं दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स कंपोजिशन, ड्यूरेशन एंड मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, डिस्कस क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, इट आल्सो डिस्कस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स ऑफ पासिंग ऑफ बिल्स। अब पार्लियामेंट क्या है ये जरा आप आइए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, यहां पे मजलिस शुरा की बात की होगी कहीं पे उसने। हाँ, लेजिस्लेटिव सिस्टम, पेज नंबर 7।
कह रहा है पाकिस्तान सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन बेस्ड ऑन मजलिस शूरा एंड कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, मजलिस शूरा को पार्लियामेंट कहते हैं। तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के साथ साथ बोथ हाउसेस शामिल है। कौन कौन से हाउस? नेशनल असेंबली और सेनेट। सेनेट को असेंबली और सेनेट ये दोनों शामिल। इसका मतलब है जहां कहीं लफ्ज पार्लियामेंट आएगा उससे मुराद प्रेसिडेंट भी है और प्रेसिडेंट के साथ बोथ हाउसेस भी शामिल है। बोथ हाउसेस कौन से हैं? नेशनल असेंबली और सेनेट। तो इसका मतलब है अगर आप नेशनल असेंबली या सेनेटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगी, मीटिंग क्या होगी, ये सारी चीजें कहाँ डिस्कस हुई हैं? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। क्वालिफिकेशन से मुराद उसमें कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी अगर होगी वो भी इसमें शामिल होगी। और इसको आप टिक कीजिए, बल्कि इस पूरे को खास तौर पे टिक कीजिए। ये हमने डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है कि पार्लियामेंट में एक तो प्रेसिडेंट के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के बारे में। और पार्लियामेंट में चूंकि सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों शामिल हैं तो दोनों के बारे में डिस्कशन होगी हमारे कि सेनेट के मेंबर्स कैसे बनते हैं और नेशनल असेंबली के मेंबर्स कैसे बनते हैं। यहां पे इसके साथ लिखना चाहे पार्लियामेंट इज इक्वल टू सेनेट प्लस नेशनल असेंबली। सेनेट प्लस, हालांकि इसमें प्रेसिडेंट भी शामिल होता है लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट उसने ऊपर अलहदा हाईलाइट कर दिया अलहदा, इसलिए पार्लियामेंट लिख ले भाई, पार्लियामेंट इज, लिख ले, यस कर लिख नहीं रहा। पार्लियामेंट इज इक्वल टू सेनेट प्लस नेशनल असेंबली। प्रोविंसेस, इसमें क्या था? कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए फेडरेशन की बात कर रहा है। अब देखिए जैसे हेडिंग से आपको अंदाजा हो जाएगा, यहाँ पे फेडरेशन एक होता है प्रोविंशियल लेवल, जो कि जैसे जो पाकिस्तान में प्रोविंशियल असेंबली है वो सिर्फ ये पंजाब में जो प्रोविंशियल असेंबली है वो सिर्फ पंजाब को कंट्रोल करने के लिए है। देखिए किसी भी मुल्क को, बड़ा मुल्क हो ना, उसको चलाना मुश्किल होता है। तो वफाक ऐसे मैटर्स को देखता है जो कलेक्टिवली पूरे मुल्क से रिलेट करते हो, लेकिन मुल्क को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, जिसे हम प्रोविंस कहते हैं। तो हर प्रोविंस के लिए अलग गवर्नमेंट होती है जो उस प्रोविंस के मामलात को मैनेज कर रही होती है। वफाक जो है ना, वफाक वो डायरेक्टली किसी प्रोविंस के मामलात में इंटरफेयर नहीं करता जब तक कि वो ओवरऑल नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंस मैटर ना हो। तो फेडरेशन से रिलेटेड यानी मुल्क के पूरे वफाकी सतह से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो उसने पार्ट 3 में की है, और जो प्रोविंशियल लेवल से रिलेटेड मामलात हैं उनकी डिस्कशन उसने पार्ट 4 में की है। कह रहा है कंपोजिशन फंक्शन प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड गवर्नर्स, इनके कंपोजिशन क्या होगी, गवर्नमेंट में कौन कौन लोग शामिल होंगे, उनके फंक्शंस क्या होंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे हम या फेडरल मामलात को संभालने के लिए तो पार्लियामेंट है ना, और पार्लियामेंट में कौन कौन है? नेशनल असेंबली और सेनेट। वो मुल्की सतह पे सारे मामलात को संभालते हैं या डिसीजंस करते हैं। और सूबाई लेवल पे कौन देख रहा होता है? प्रोविंशियल असेंबलीज। तो प्रोविंशियल असेंबली की कंपोजिशन क्या होगी, फंक्शंस क्या होंगे, ये हमें प्रोविंसेस वाले सेक्शन में मिलेगा। और फिर फाइनेंशियल प्रोसीजर, फॉर एग्जाम्पल प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स, एनुअल बजट, स्टेटमेंट ऑफ प्रोविंस, इसमें बताया कि किसी भी सूबे का बजट कैसे बनेगा, ठीक है, और सूबे की आमदनी के जराए कैसे होंगे, ठीक है, और उनका अकाउंट्स हिसाब किताब किस तरीके से रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रोविंसेस वाले सेक्शन में लिखी हुई हैं। तो अभी तक हमने कितने सेक्शन पढ़ लिए हैं? 4। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन, उसके बाद नहीं मुझे पहले सिर्फ पार्ट्स के नाम बताइए। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद फंडामेंटल राइट्स, फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री फेडरेशन, और नेक्स्ट प्रोविंसेस। फेडरेशन और प्रोविंसेस में आपको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कौन से मैटर डिस्कस हो रहे हैं? अच्छा, इंट्रोडक्शन में कौन से मैटर डिस्कस हुए थे? नेम, टेरिटरीज, रिलीजन, हाई ट्रीजन एंड पनिशमेंट, और इसके बाद फंडामेंटल राइट्स में एक्सप्लोइटेशन भी था, बिल्कुल। और सेकंड पार्ट कौन सा था?
बिल्कुल। अब आपको लिंक हो रहा है कि जो हेडिंग है पार्ट की उसके साथ कंटेंट्स किसी ना किसी तरीके से लिंक हो जाते हैं। अगर हेडिंग आपके जहन में आ जाए तो क्या 2-3 रेलिवेंट पॉइंट्स लिखने के काबिल होंगे आप? चले, तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है इसको याद करना। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। अब देखें, पहले फेडरेशन की बात की, अब प्रोविंस की बात की। क्या फेडरेशन और प्रोविंस का आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, खास तौर पे अगर मरकज़ में किसी और पार्टी की हुकूमत हो और सूबे में किसी और पार्टी की हुकूमत हो। अब जब ये कानून बना रहे थे इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मुल्क में ऐसी सिचुएशंस आएंगी, इस सिचुएशन में जब इनके झगड़े होंगे उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, उन्होंने ऑलरेडी उसका प्रोसीजर लिख दिया पहले। उन्होंने कहा रिलेशन बिटवीन फेडरेशन प्रोविंस क्या होगा? इट इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, कि कौन सी कानूनी पावर फेडरेशन के पास है और कौन सी सूबे के, यानी कौन से कानून। देखिए, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो प्रोविंस है वो अनाउंस करता है, और कुछ कानून ऐसे होते हैं या कुछ ऑर्डिनेंस, कुछ रेगुलेशंस जो कि फेडरेशन अप्लाई करते हैं। जैसे आप टैक्स पढ़ रहे हैं तो आप मुझे बताइए, जो इनकम टैक्स है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास? और सेल टैक्स, सेल्स टैक्स सर्विसेज का प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। हाँ, तो ये इसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन इस सेक्शन में लिखी हुई है ताकि कभी डिस्प्यूट राइज ना हो कि कौन सा रेवेन्यू किसके पास जाएगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर का लिखा है, अब जो फाइनेंशियल पावर है वो बाद में लिखेगा शायद। एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से मामला प्रोविंस ने मैनेज करने हैं और कौन से फेडरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर चाइना के सदर आते हैं पंजाब में तो क्या उनके सारे इंतजामी मामलात वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैनेज करेगी या फेडरल गवर्नमेंट मैनेज करेगी? ठीक, क्योंकि ये मामला बिल्कुल कौमी सतह पर। फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल ऑब्लिगेशन ऑफ फेडरेशन एंड इंटर प्रोविंशियल स्टेट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ट्रेड जो है वो बैन कर दी जाती है। अगर बारिशें बाज़ औक़ात आप देखते होंगे कि किसी इलाके में अगर ज़्यादा हो गई है किसी प्रोविंस में, जिसकी वजह से वहाँ पे फसल ख़राब हो गई है, तो उस जगह की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो बाज़ औक़ात मना कर देती है कि अब यहाँ से कोई भी वीट, राइस या शुगर किसी दूसरे प्रोविंस में नहीं जाएगी ताकि उस प्रोविंस में किल्लत ना हो इसके। तो ये राइट किसने दिए हैं किसी प्रोविंस को कि वो ये लॉ पास कर दें कि आईने पाकिस्तान में। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये इसके बारे में भी स्पेशल प्रोविजंस लिखी गई हैं। ये आप अक्सर शायद अखबारों में पढ़ते होंगे। अच्छा, जब ये कोरोना था तो उस वक्त एक काउंसिल बनी थी, उस काउंसिल का नाम क्या था, कुछ याद है आपको? कोरोना को मैनेज करने के लिए एक जी, हाँ जी। तो इसी तरह पाकिस्तान में या प्रोविंसेस में इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्रूव करने के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ काउंसिल्स को बनाया गया है। वो कह रहे हैं कि उन काउंसिल से रिलेटेड प्रोविजंस भी इस सेक्शन में लिखी गई हैं। नेक्स्ट, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड। अच्छा, यहाँ पे आप देखें जो पार्ट 5 है इसमें उसने लीगल पावर्स का जिक्र किया प्रोविंसेस के, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का जिक्र किया। इसमें यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर को अंडरलाइन करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को अंडरलाइन करें, और कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। लेकिन फाइनेंशियल पावर का जिक्र नहीं किया। फाइनेंशियल पावर्स उसने अलहदा से सेक्शन 6 में डिस्कस की हैं कि इट इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस, के जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है टैक्सेस के ज़रिए से, कितना हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और कितना हिस्सा प्रोविंशियल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रोविंसेस को, और किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या प्रोविंसेस को इक्वल रेशो से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या कि उनके पॉपुलेशन के हिसाब से या के एरिया के हिसाब से। इम्पोजिशन एंड एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन टैक्सेस, कि कुछ अगर टैक्सेस इम्प्लीमेंट करना है, एग्जेम्प्ट करना है, वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और कौन से टैक्सेस। बारोइंग बाय फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फेडरल गवर्नमेंट का एक अलग बजट बनता है
और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना एक अलहदा बजट बनता है। अगर उस बजट में मज़ीद पैसों की ज़रूरत है तो क्या फेडरल गवर्नमेंट तो लोन लेती है एक्सटर्नल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोरोइंग ले सकती है? ले सकती है या नहीं, और उसकी पेमेंट कैसे होगी, इसके बारे में जिक्र भी आइन में लिखा गया है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये सरकारी फंड्स जितने भी होंगे उनका सही इस्तेमाल, जो ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है सही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, इसकी चेकिंग करने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का इदारा बनाया गया। इसकी पावर्स और इसके फंक्शन बताए गए। प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइबिलिटीज एंड सूट्स वगैरह। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के लेन देन में जो कलेक्शन होगी तो वो कलेक्ट कौन करेगा, टैक्सेस वगैरह वगैरह। ये सारे डिस्कशन आप देखें किस हिस्से में है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। अब खुद देखें अगर हेडिंग में फाइनेंस है तो कैसे में पता नहीं चल जाता कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का जिक्र नहीं आएगा, लेजिस्लेटिव पावर का जिक्र नहीं आएगा, बोरोइंग का जिक्र आएगा। ठीक है। 7 जुडिशरी, जुडिकेचर, इट इंक्लूड्स एस्टेब्लिशमेंट, जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शंस ऑफ कोर्ट। अब यहाँ पे कोर्ट के बारे में, हमारे मुल्क के अदालती निज़ाम के बारे में गाइडेंस है इस सेक्शन 7 पार्ट 7 में, कि हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम होगा स्टैब्लिश कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जुरिस्डिक्शन क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, और फंक्शंस ऑफ कोर्ट, कोर्ट किस तरीके से फंक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट, फेडरल शरिया कोर्ट वगैरह वगैरह। यानी हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है वो किस तरीके से चलेगा, यहाँ पे वो जिक्र। फिर प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, रिम्यूनरेशन ऑफ जज, किसी को जज अपॉइंट करना है, क्वालिफिकेशन, रिम्यूनरेशन क्या हो। अदर प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, यानी अगर किस सिचुएशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझी जाएगी, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर इशू किया और उसको नहीं माना गया, क्या इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझना चाहिए? बिल्कुल। सजा क्या होगी, वो सारा प्रोसीजर लिखा होगा इसमें। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या होता है, किसी को पता है? सिविल कोर्ट का अगर कोई फैसला कर दे उसके खिलाफ अपील किधर जाती है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसका एपलेट बोर्ड होता है, वो बनाते हैं। और जो सुप्रीम जजेस के खिलाफ अगर कोई रेफरेंस देना हो तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मौजूद होती है। बहरहाल तो ये हमारा जो 7th पार्ट है ये हमारे मुल्क के अदालती निज़ाम के बारे में ब्रीफ कर रहा है कि अदालती निज़ाम क्या होगा, कैसे चलेगा। पार्ट 7 में जिक्र है। कितने पार्ट हो गए यहाँ पे, रुक के ज़रा क्विक रिवीजन करें। कौन कौन से? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल राइट्स, फिर इसके बाद फेडरेशन, अब तीनों इकट्ठे आगे, फिर फेडरेशन, प्रोविंसेस और रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, और नेक्स्ट फाइनेंस, और फिर इसके बाद जुडिशरी या जुडिकेचर। नेक्स्ट है इलेक्शंस, इलेक्शन, फॉर्मेशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या काम करेगा, कैसे इसके हेड को अपॉइंट किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारियां क्या होगी। ठीक है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, ये इलेक्शन का सारा निज़ाम पार्ट 8 में है। अब अगर इलेक्शन क्या है भाईजान, इलेक्शन के ऊपर कमेंट कीजिए, क्या बता नहीं सकते आप उसको? क्या इलेक्शन जो पार्ट है आइन का, उसमें किसके बारे में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं? किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारियां भी हैं इसमें। इलेक्शन को कंडक्ट कैसे करवाया जाएगा, इलेक्टोरल लॉज एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन से रिलेटेड लॉज वगैरह अगर कुछ ज़रूरी हो तो वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अथॉरिटी में शामिल है। इस्लामिक प्रोविजन कह रहे ऑल, अब देखिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इसमें जितने भी लॉज हैं इस्लामिक प्रोविजन के मुताबिक होने चाहिए।
कह रहे ऑल एग्जिस्टिंग लॉज शैल बी ब्रॉट इन कन्फर्मिटी विद होली कुरान एंड सुन्ना एंड इस्लामिक काउंसिल विल बी, कह रहे हैं हम इस मकसद के पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि जब 1973 में ये आइन आया उस वक्त भी कुछ ऐसे पुराने कवानीन चल रहे थे जिनकी प्रोविजंस इस्लामिक प्रोविजंस के अगेंस्ट थे। उन्होंने पहले रूल बनाया, क्या रूल बनाया, जितने भी लॉज होंगे इस्लामिक कवानीन के मुताबिक होंगे। फिर उन्होंने कहा अभी जो है आइंदा से तो चलो इस्लामिक कवानीन के मुताबिक बनेंगे, उन्होंने ये सोचा था उस वक्त कि आइंदा से जितने भी कवानीन होंगे, वो कह रहे थे एग्जिस्टिंग लॉज का क्या करें जिनमें गैर इस्लामी बातें भी अगर हैं तो उन्होंने कहा तो चेंज कैसे पता चलेगा कौन सी इस्लामिक लॉ के मुताबिक है कौन सी उसके अगेंस्ट। इसके लिए उन्होंने कहा हम एक कौंसल बनाएंगे, इस्लामिक कौंसल, जिसकी जिम्मेदारी होगी सारे लॉज को रिव्यू करे और जो जो प्रोविजंस इस्लामिक लॉज के अगेंस्ट है वो बताए हमें और हम उसको चेंज कर देंगे। दिस सेक्शन डिस्क्राइब कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ इस्लामिक काउंसिल की जिम्मेदारी थी, ठीक है। और अब ये फेडरल शरीयत कोर्ट जो है ये अपने जो सजेशंस हैं उनको भिजवा देते हैं शायद, और वो फिर फैसला करते हैं कि क्या ये इस्लामिक प्रोविजंस के मुताबिक है। जब फाइनल डिसीजन हो जाए तो फिर पार्लियामेंट को भिजवा दिया जाता है, पार्लियामेंट की मर्जी है फिर चाहे इसको पास करे या ना करे। लेकिन इस्लामिक काउंसिल का काम क्या है, पाकिस्तान में जितने भी कवानीन हैं उनको रिव्यू करे और जो जो प्रोविजंस इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है उनको हाईलाइट करें। एमरजेंसी प्रोविजंस, क्या मुल्क में एमरजेंसी का नफाज किया जा सकता? अच्छा, एमरजेंसी कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसका ताल्लुक है फंडामेंटल राइट्स के साथ। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये ऐसा किया जाता है जब कोई जंग हो, उस सूरत में कि किसी शहरी के बुनियादी हकूक कोई नहीं होंगे। जब जंग हो या कोई सिविल वार हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो बहुत ज़्यादा, मुल्क में दंगे फसाद चल रहे हों, उस सूरत में फिर आपको पता है कि अमन व मान कायम करने के लिए कुछ आहनी हाथों से निपटा जाता है, शरपसंद नासिर से। उस सूरत में एमरजेंसी नफाज कर दी जाती है। वबा के मामले में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये कोरोना था तो उसमें फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड थे। आप ये नहीं कह सकते थे कि पब्लिक प्लेस पे जाना मेरा फंडामेंटल राइट है, लॉ ने कहा भाई कोई राइट नहीं है, भागो। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स में भी सस्पेंड, अब ये बता रहे हैं इमरजेंसी पीरियड में क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। और फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं भला, वो जो हमने पार्ट 2 में पढ़े हैं। पार्ट 2, रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन कहते हैं ऑर्डर करना, रेवोकेशन कहता है उस ऑर्डर को वापस लेना। तो इसमें बताया गया है कि आपने अगर इमरजेंसी को अनाउंस करना है तो कैसे करेंगे, और अगर उस अनाउंसमेंट को वापस लेना है महीने 2 महीने बाद तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। रेवोकेशन मतलब कैंसिलेशन, रेवोकेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं पड़ा था, रिवोक करना, रिसेंड करना, कि यानी जो अनाउंस कर दिया, इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की है, उसको वापस ले लिया जाए, रिवोक कर लिया। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कौन करेगा? मजलिस शूरा। मजलिस शूरा कौन है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट कौन है? मजलिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पार्लियामेंट को अभी लिखवाया इक्वेशन, सेनेट और ये कल के लेक्चर में बार बार टर्म्स आएंगी, सेनेट भी और नेशनल असेंबली वाले भी। 12 मिसलिनियस कहता है, इसके बाद छोटी मोटी कुछ और चीजें भी रह गई, वो मिसलिनियस वाले पार्ट में हमने डिस्कस कर दी कि एस्टैब्लिशमेंट एंड कंस्टिट्यूशन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा जिसके जरिए से सिलेक्शन की जाएगी कि बड़े बड़े सरकारी ओहदों पे किन लोगों को बिठाना चाहिए, किन लोगों को जॉब्स देनी चाहिए। कमांड एंड फंक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस है ये किस तरीक़ेकार से काम करेंगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया को कैसे एडमिन किया जाएगा। प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, नेशनल लैंग्वेज, के इन सारे लोगों को, जितने प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन मिलेगी, इस्तिस्ना, वो आप सुना होगा वो सदर साहब इस्तिस्ना हासिल, ठीक है, तो वो आइन ने इस्तिस्ना दिया प्रेसिडेंट को, गवर्नर्स को और मिनिस्टर। और नेशनल लैंग्वेज के, नेशनल लैंग्वेज जो है इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू है,
कौमी जबान। बस शेड्यूल कह रहा है 5 शेड्यूल। कितने शेड्यूल थे? पार्ट्स कितने थे? 12 और उसमें आर्टिकल 280 थे। और शेड्यूल्स कितने थे? कौन कौन से शेड्यूल हैं? फर्स्ट शेड्यूल लिखा हुआ है लॉ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऐसे लॉज की लिस्ट जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो नॉन मुस्लिम हमारे मुल्क में रहते हैं, जैसे हिंदू फॉर एग्जांपल, और वो कहते हैं सर आप इस्लामिक प्रोविजंस को हम पे तो ना अप्लाई करवाएं। एक तरफ आपने कहा है कि आप हमारे मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, तो आपका जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन है, अब हमारे कवानीन तो किसी और तरीके से चलते हैं ना। ऐसे ही है, डिफरेंट रिलीजन्स के कवानीन भी डिफरेंट हो गए, तो इसका मतलब है उनसे रिलेटेड जो लॉज बनाए जाएंगे उन्हें इस आइन की एप्लीकेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। सेकंड शेड्यूल क्या बताता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। थर्ड शेड्यूल क्या? ओथ ऑफ ऑफिसेज। अगर आपने देखा हो प्रेसिडेंट बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, ओथ लेते हैं, ओथ के अल्फाज क्या होंगे? ये आइन के थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है, ओथ ऑफ डिफरेंट ऑफिसेज, कि अगर आपने प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करना है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होल्ड करना है, गवर्नर का ऑफिस होल्ड करना है, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होल्ड करना है, ओथ किन अल्फाज में ली जाएगी। फिर फोर्थ शेड्यूल डिस्क्राइब लेजिस्लेटिव लिस्ट के कौन कौन से लॉज बन गए इस आइन के मुताबिक। फिफ्थ शेड्यूल डिस्क्राइब रिम्यूनरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ जजेस। अब कह रहे हैं हाँ जजेस के बारे में हमने क्वालिफिकेशन वगैरह उनकी फंक्शनिंग तो बता दिया था, इनकी रिम्यूनरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल थी उसके बारे में नहीं पता। और वहाँ पे अगर आप देखें पार्ट में, उसमें उसने जजेस की रिम्यूनरेशन वगैरह की बात नहीं की थी। किधर की है? रिम्यूनरेशन ऑफ जजेस, हाँ, लेकिन कौन से जजेस? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में क्या इसके अलावा भी कोर्ट्स और जजेस होते हैं कि नहीं होते? सिविल कोर्ट्स भी हैं, हाई कोर्ट्स भी हैं, सिविल कोर्ट्स, हाई कोर्ट तो नहीं है इधर, हाई कोर्ट इधर आ गया है, हाँ सिविल कोर्ट्स और उनके जजेस की बात भी तो है। तो जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इनके बारे में क्वालिफिकेशन, रिम्यूनरेशन किस जगह पे है? सिक्स पार्ट में, 7th पार्ट में। और जो सिविल कोर्ट और इनके जजेस हैं 5th शेड्यूल में। नहीं बात समझ आई? आप जरा जुडिशरी में जाके देखें, उसमें वो जो बता रहा है ना कि जजेस के अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन और रिम्यूनरेशन की बात, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट सिर्फ बता रहा है, लिख रहा है, ठीक है। जो सिविल कोर्ट के जजेस वो तो रह गए, उनको किधर कवर कर रहा है? क्लियर है? चलिए अच्छा, फिर से मुझे बताइए एग्जाम में ये क्वेश्चन टेस्ट कैसे होगा? या तो एमसीक्यूज की शक्ल में होगा या रिप्रोडक्शन। एमसीक्यूज की शक्ल में होगा, वो लिस्ट दे देगा और पूछेगा कि बताओ इस पार्ट में कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्कस होती है, कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्कस नहीं होती, या इंफॉर्मेशन दे के कहेगा बताओ ये इंफॉर्मेशन किस पार्ट में है, तो पहचान लेंगे। और अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? कोई एक या दो पार्ट दे के आपसे कहेगा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दीजिए इस पार्ट में कौन सी इंफॉर्मेशन आती है। अच्छा मेरा भाई बताइए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक ऐसा पार्ट जिसमें प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बारे में उसने बताया था, वो पार्ट कौन सा था? कुछ नहीं, कोई नहीं बोलेगा। पार्ट कौन सा था जिसमें प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बारे में बताया? वो चौथा पांचवा नहीं, उसका नाम बोल दे मेरे भाई, उसका नाम क्या था? फेडरेशन। शाबाश, ठीक है। अच्छा, और फर्ज कीजिए अगर कोई चीफ मिनिस्टर आपसे पूछता है कि बताइए क्या मैं ऐसा आइन के रूह से ऐसा कानून पास कर सकता हूं कि हमारे सूबे में कोई एक प्रोडक्ट जो है वो किसी दूसरे सूबे में ना जाए, क्या मैं बैन कर सकता हूं? एक किस जगह पे लिखा? इमरजेंसी सिचुएशन में, प्रोविंसेस में। शाबाश शाबाश।
अच्छा, और गवर्नमेंट जितने भी रेवेन्यू इकट्ठे करती है इसमें कितना हिस्सा गवर्नमेंट अपने पास रखती है, कितना हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोविंसेस को? प्रोविंस को एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जाएगा? क्या किसी प्रोविंस की एडमिनिस्ट्रेशन में फेडरल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है? प्रोविंस की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किस पार्ट में है? किसी भी प्रोविंस की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स किस लिखी गई है? रिलेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स रिलेशनशिप में लिखी गई हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से आपने याद करना है कि आपको पता हो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी जाए तो आप बता दें कि ये हमारे आइन के किस पार्ट में है, और अगर कोई भी पार्ट आपको बताया जाए आप उसमें 2-3 इंफॉर्मेशन जो डिस्कस होती हैं वो बता सकें। तो क्लियर, ये बता देंगे आप, याद कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं? जी जी। अच्छा ये टेस्ट चलिए कोई क्वेश्चन तो नहीं है टॉपिक के हवाले से? चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।